तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी की सही चल रही है ना? ठीक है। तो देखो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितना भी रिएक्शन था, जैसे कि नाइट्रेशन और आपका हेलोजिनेशन, तो वो मैंने एक ही साथ करा दिया है। और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई जो जीके भी बताए थे, आपको अपने आप लिखने हैं। और आज देखो, एक और चीज बतानी है। कुछ बच्चों का मुझे डाउट आ रहा है कि सर आप बोर्ड से थोड़ा साइड में हट जाए के हमको लिखना है। तो देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बोर्ड पे ही ध्यान देना है, बिल्कुल बोर्ड पे। मैंने इस बोर्ड का जो फोटो खींच के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है पीडीएफ में, ठीक है। तो आपको वहां से जाके नोट्स कॉपी करने हैं, ना कि बोर्ड से, ठीक है। अगर पीडीएफ की परमिशन में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ। आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे बताओ कि सर ऐसे से परमिशन नहीं है उसके पीडीएफ की, तो मैं सबके लिए उसको ओपन कर दूंगा पीडीएफ को। और जिन लोगों के पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो व्हाट्सएप पे नहीं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे बता सकते हैं। तो देखो, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पूरा का पूरा इधर ध्यान देना है। और जो लिखना है वो आपको कहां पर लिखना है, वो पीडीएफ से लिखना है, ठीक है। आराम से पीडीएफ से लिखना है। और इससे देखो, दो बेनिफिट है कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो दो बार समझ में आएगा। एक बार तो मैं समझा ही रहा हूं इधर, और जब आप लिखोगे तो वो आपका दूसरी बार हो जाएगा। तो एक ही लेक्चर आपका दो बार तैयार हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कि आप अच्छे से उसको पढ़ें और अच्छे से उसको लिखें, ऐसा लापरवाही नहीं करें। अब देखो आगे। अब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। मैंने बताई थी कि 2 स्टेप का प्रोसेस है आपका, ठीक है। और मैंने ये भी बताया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है, बेंजीन में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर देखो, बेंजीन में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी आपकी, ज्यादा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन बढ़ाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कौन होते हैं, अगर मैं बताना चाहूं तो प्लस एम, प्लस आई और आपके हाइपरकंजुगेशन। प्लस एम का मतलब क्या है, मीजोमेरिक। प्लस आई का मतलब क्या है, इंडक्टिव। और हाइपरकंजुगेशन तो जानते हो आप। उसके बाद में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कौन घटाएंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका रेट क्या करेंगे, घटाएंगे। किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यार क्या क्या होते हैं, माइनस एम, माइनस आई। तो मैंने ये देखो यहां तक आपको रिकॉल कराया। और ये लेक्चर आप दूसरा लेक्चर देखने से पहले पहले लेक्चर के नोट्स रिवाइज करके अच्छे से बैठा करो, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि देखो, आपको लगेगा कि मैं 30 मिनट का लेक्चर ही पढ़ा रहा हूं ओनली, लेकिन नहीं। अगर आप नोट्स लिखोगे, अच्छे से समझोगे, तो यही आपका 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्या लिखा है ये मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर हम, और देखो इसी का एक टाइप था नाइट्रेशन, इसी का एक टाइप था हेलोजिनेशन। जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो नाइट्रेशन भी जस्ट सेम ही थी, हेलोजिनेशन भी क्या थी आपकी, सेम। तो देखो, अगर उसने पूछ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, या फिर उसने पूछ रखा है नाइट्रेशन का रेट, या फिर उसने पूछ रखा है हेलोजिनेशन का रेट, सभी का रेट क्या आएगा, सेम। अब देखो, रेट आएगा सेम, तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन कौन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो देखो, बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, आपको पता है NH2 क्या करता है, प्लस एम। अब आपको पता है नाइट्रो क्या करता है, माइनस एम। हेलोजन, हेलोजन बोलो क्या करता है, माइनस आई। तो देखो, माइनस एम माइनस आई तो डिक्रीज करेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, कम। तो देखो पहले क्या है, ऐसे ऑर्डर में मान लेना, A B C में लिख नहीं रहा। तो देखो, पहले बोलो क्या आएगा, B, क्योंकि देखो प्लस एम लगा है। उसके बाद हम बोलो क्या आएगा, A, क्योंकि देखो कोई ग्रुप नहीं है। इधर तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, माइनस एम और माइनस आई।
अब आगे बोलो, ये माइनस एम ज्यादा खींचेगा या माइनस आई? तो आपको पता है माइनस एम ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो बोलो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो बोलो फिर उसके बाद में क्या है? ए के बाद में डी, उसके बाद में सी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप कि तुमको फील आ रही होगी। ठीक है, और देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया NH2 क्या करेगा? प्लस एम। ये आपका सी लिखा है मैंने, और ये क्या करेगा आपका? प्लस एम। ये भी क्या करेगा? प्लस एम। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो ये मैंने क्वेश्चन पहले लेक्चर में आपको बताया है। क्योंकि देखो, अब देखो तीनों कर रहे हैं आपके प्लस एम, तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए किसकी देने की टेंडेंसी, प्लस एम, किसकी प्लस एम करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो आपको पता है प्लस एम देने की टेंडेंसी पहले NH2 का, पहले NH2 का नहीं आता, किसका आता है? पहले O नेगेटिव का, उसके बाद में किसका आता है? NH2 का, उसके बाद में किसका आता है? OH का। तो मैं इसको A मान रहा हूं, इसको B मान रहा हूं, इसको C मान रहा हूं, इसको D मान रहा हूं। तो बोलो क्या आया? पहले मैं क्या लिख दूं? D। ठीक है, उसके बाद में बोलो मैं क्या लिखूं? B। उसके बाद में बोलो C, उसके बाद में A। ये क्या लिखा मैंने? A। यहां लिख देता हूं और नहीं लिख रहा हो तो। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी अपना हो गया। अब देखो आगे, अब देखो आपको पता है एल्डिहाइड क्या करेगा? माइनस एम। ये क्या करेगा आपका? हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई में डोमिनेट क्या करेगा आपका? हाइपर कंजुगेशन। अब बोलो ये क्या करेगा? प्लस एम। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है प्लस एम। और ये पता है आपको इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, इधर आप कंजुगेशन नहीं है। क्योंकि देखो कार्बन ये वाला क्या है आपका? sp3, और आपको पता है sp3 कार्बन कंजुगेशन में नहीं होता। अब आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो ये करेगा आपका माइनस आई। माइनस आई मतलब समझते हो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। तो बोलो ऑर्डर क्या है आपका? सी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूं? बी। उसके बाद मैं क्या लिखूं? डी। उसके बाद में मैं क्या लिखूं? बोलो ए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो यार आगे, ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, इधर मैं ग्रुप लगा रहा हूं कोई भी। जैसे कि देखो आगे कि मैंने लगाया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बोलो आपको पता है ये माइनस है, माइनस आई करता है, ये भी क्या करता है? माइनस आई। ये भी क्या करता है? माइनस आई। ये भी क्या करता है? माइनस आई। अब देखो माइनस आई के ऑर्डर में मैंने आपको बताया फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। अगर देखो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा आपका? कम। तो देखो मैं ऑर्डर क्या लिख दूं आपका? ये ऐसा। तो ये समझ में आ गया आपको, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो CS3, CD3, CD3, ये आपका लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। और मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, थोड़ा कर लेना। इसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, थोड़ा याद हो तो हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होता है? CS3 का, उसके बाद में CD3 का, उसके बाद में CD3 का, और प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है? जस्ट उल्टा। और हाइपर कंजुगेशन में और प्लस आई में कौन ज्यादा आपका डोमिनेट करता है? आपका हाइपर कंजुगेशन। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपके हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा अगर थोड़ा ध्यान से सुना हो तो आपको मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अच्छे से करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने मिक्स किए हैं। देखो मैं इतना बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो देखो पाइबोन सिग्मा लोन पेयर, तो ये प्लस एम करेगा। इसके पास में भी क्या है? लोन पेयर, तो ये भी क्या करेगा? प्लस एम। और ये क्या करता है आपका? कीटोन, ये माइनस एम। ये क्या करेगा आपका? माइनस एम। ये आपका माइनस एम। इसके पास में क्या है? आपके लोन पेयर, तो ये क्या करेगा? प्लस एम। इसके पास में क्या है? लोन पेयर, तो ये क्या करेगा? प्लस एम। ये क्या करेगा? प्लस एम। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, ठीक है, फिर भी आपको अपने आप करना है। अब देखो ध्यान से सुनना,
ये क्या आपका कीटोन माइनस एम करेगा, इसके पास में लॉन्ग पेयर है तो ये क्या करेगा प्लस एम, इसके पास में क्या है आपका लॉन्ग पेयर तो ये क्या करेगा प्लस एम, और ये क्या करेगा माइनस एम। आपको पता है ये क्या करेगा प्लस एम, और इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो बोलो मैं क्या लिखूं पहले ऑर्डर, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी, इसको डी। तो बोलो यार ऑर्डर क्या आएगा, पहले मैं सी लिखूं, उसके देखो इधर प्लस एम लग रहा है ना थोड़ा बहुत, माइनस एम भी लग रहा है लेकिन प्लस एम डोमिनेट करेगा। तो देखो डी वाला तो लिख नहीं सकते, तो इसके बाद में क्या आएगा बी, उसके बाद में डी, उसके बाद में ए, ठीक है। या फिर ऐसा करना, चलो मैंने इतना समझा दिया आपको, ठीक है। दोबारा से अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है। दोबारा से अपने आप ट्राई करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको ट्राई करना है और मुझे सॉल्यूशन आप कमेंट में बताओ अच्छे से। अब देखो आगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसी का दूसरा नाम है आपका एक्टिवेटर्स। इसको मैं शॉर्ट में एजी भी बोलूंगा, क्या बोलेंगे हम इसको शॉर्ट में एजी, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स ग्रुप आपके क्या होते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है एक्टिवेटर्स। तो देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्टिवेट करना मतलब किसी भी चीज का बढ़ाना। तो देखो क्या है, कोई भी ग्रुप आपके जो इंक्रीज करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी किसमें फिनाइल रिंग में, तो वो क्या होंगे आपके एक्टिवेटर्स। दोबारा से समझो, कोई भी ग्रुप है आपका, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे फिनाइल रिंग में, उनको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटर या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि देखो कोई भी ऐसे ग्रुप जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, किसमें बेंजीन रिंग में, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटर्स ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो मैंने क्या बोला है, एक्टिवेटर्स या एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करे या बढ़ाए, ठीक है। तो देखो कौन बढ़ाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपको थोड़ा याद हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते हैं, तो सेम हो गया ना, ठीक है। तो देखो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटर्स क्या होंगे, जो इंक्रीज करे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें फिनाइल रिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटर्स या एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा है, कोई भी ग्रुप जो आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटर्स या एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक। जैसे कि देखो आपके ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप आपका कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस एम प्लस आई और आपका हाइपर कंजुगेशन। तो देखो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या आएगा बोलो, ये आएगा। इतना तो आता है ना आपको। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ये वाला ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है किसमें बेंजीन में, तो ये वाला ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है ताकि रिएक्शन क्या हुआ हो आपकी फास्ट। तो देखो इस ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूं एजी, एजी का फुल फॉर्म क्या था एक्टिवेटिंग ग्रुप, समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटर्स, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डीजी। तो देखो एक्टिवेटिंग से नाम से ही समझ में आ रहा था इंक्रीज हो रहा है, डीएक्टिवेटिंग से नाम से ही समझ में आ रहा हो क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज होगा आपका क्या होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये तो आपको पीडीएफ से लिखना है, मैं इधर ही एडिट कर रहा हूं। तो देखो ये मैं मिटा रहा हूं, चलो मैं इधर लिख देता हूं पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर एक्टिवेटर्स,
तो देखो इन दोनों डेफिनेशन में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जहां पर आपका इंक्रीज आ रहा है वहां पर आपको क्या लिख लेना है, डिक्रीज। तो देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या डीजी की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करें, किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, डीजी की, उसको हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटर्स। या फिर देखो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, ऐसे ग्रुप जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करें आपका, डिक्रीज करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटर्स। इधर एग्जांपल मैंने इधर दे रखा, जैसे कि देखो एल्डिहाइड आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने डाल दिए प्लस एम, सॉरी माइनस एम और माइनस आई। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो देखो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इस रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो देखो ए ग्रेटर देन बी आएगा। तो देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, अगर आसान भाषा में मैंने क्या बोला कि इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की डेफिनेशन पे जहां पर इंक्रीज लिखा है वहां पर आपको क्या लिख लेना है, डिक्रीज। जहां पर मैंने इंक्रीज लिखा है वहां पर आपको लिख लेना है डिक्रीज। और इस वाली डेफिनेशन में बात करें यहां पर भी सेम है, यहां पर भी देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए क्या डेफिनेशन आएगी, द ग्रुप विच डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाकी तो सेम है, नोन एज डीएक्टिवेटर्स। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। आपको पता है हेलोजन क्या करता है, माइनस आई, ये क्या करता है आपका माइनस एम। तो समझ में आया ना। तो देखो जो लिखना है ये बोर्ड वाला नहीं लिखना, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा वहां से लिखना है। तो देखो एक्टिवेटर्स आपके ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे किसमें, आपकी बेंजीन में। बेंजीन की एक्टिवेटिंग इन नेचर या फिर बेंजीन में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटर्स ग्रुप या फिर एक्टिवेट एजी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो हम ऐसा ही बोल सकते हैं एजी को कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इंक्रीज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एजी, और जो डिक्रीज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डीजी, ठीक है। और जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, डीजी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि आपको फील आ रही होगी अच्छे से। जहां तक हो सकता है देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं तुमको समझाने की अच्छे से। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताएं, ठीक है। अब देखो अब देखो जीके भी है आपका, ज्ञान की बात है, इसमें पहला जीके भी है आपका एजी एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। मतलब एजी का कहना क्या है, एजी आएगा बोलेगा कि आप मेरे ऑर्थो पे भी अटैक कर सकते हो, आप मेरे पैरा पे भी अटैक कर सकते हो। जैसे कि देखो ध्यान से सुनना, अब बेंजीन के ऊपर ये कोई ग्रुप लगा है और ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो वो क्या होता है आपका एजी, ये आपका एजी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये आपका, एजी ग्रुप। अब एजी ग्रुप है यार, तो एजी देखो एजी बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल से जो आने वाला है, ठीक है, तो बोलेगा कि आप मेरे, एजी बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल से कि आप मेरे ऑर्थो, ऑर्थो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा। तो आपका जी ग्रुप बोलेगा जिसका नेचर एजी है कि आप मेरे ऑर्थो पे भी अटैक कर सकते हो और किस पे भी अटैक कर सकते हो, पैरा पे भी। समझ में आया? यही है एजी का कहना कि एजी क्या होते हैं आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली इन नेचर, ठीक है। तो देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको पता है ये वाला ऑर्थो और ये वाला ऑर्थो दोनों सेम है, ठीक, क्योंकि देखो दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर ऐसे नहीं समझना है तो एक बार इधर अटैक करा के देखना, एक बार इधर अटैक करा के देखना, तो 1-2 आएगा, इधर भी क्या आएगा 1-2, दोनों सेम है। तो देखो कितने प्रोडक्ट बन गए आपके। तो जी के में रेस्पेक्ट में एक बार ऑर्थो पे लगा दो,
ये आपका समझ गए ना यहाँ तक? मैंने ऑर्थो पे लगा दिया। एक बार मैं कहां पे लगा दूं बोलो? एक बार मैंने कहां पे लगाया आपका जी के रेस्पेक्ट में, कहां पे लगाया? पैरा पे। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोला कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, अभी ये मैं बताऊंगा बाद में। बस मेरा कहने का मतलब इधर क्या है कि एजी का जो नेचर होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होगा। अब देखो डीजी का नेचर क्या है? डीजी का दूसरा जी के भी आपका डीजी का नेचर है आपका मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। मतलब देखो ये वाला ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है क्या होते हैं? डीजी। तो ये वाला ग्रुप बोलेगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाई है वो मेरे मेटा पर जुड़ सकता है। तो देखो मेटा पोजीशन कौन सी है आपकी? ये वाली पोजीशन। और देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली मेटा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली मेटा, दोनों सेम है, तो कहीं पर भी एक पर अटैक करा दो तो देखो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो ध्यान से सुनो। तो देखो अभी तक मैंने आपको बताया एजी का नेचर क्या? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। मतलब एजी बोलेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाई से कि आप मेरे ऑर्थो पे अटैक कर सकते हो, पैरा पे अटैक कर सकते हो, बस, और कहीं पर नहीं। डीजी बोलेगा इलेक्ट्रोफाई आ तो रहा है लेकिन मेरे मेटा पे जुड़ सकता है, क्योंकि देखो मेरा नेचर क्या है? मेटा डायरेक्टिंग नेचर। अब देखो यार थर्ड जी के भी है जो आपका एक्सेप्शन है। देखो एक्स का मतलब क्या? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है यार हेलोजन देखो प्लस एम भी करते हैं और क्या करते हैं आपके माइनस आई, लेकिन देखो ये एक्सेप्शन है, इसका डोमिनेट क्या करता है आपका? माइनस आई। अगर माइनस आई डोमिनेट करता है इसका, मैंने बताया ये एक्सेप्शन और आपको जीओसी में भी बताया, अगर आपका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है तो ये क्या हो गए आपके डीजी। तो डीजी का मतलब क्या होने चाहिए थे आपके? मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होने चाहिए थे। तो देखो जैसा कि अगर मेटा डायरेक्टिंग नेचर होते तो ये एक्सेप्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो देखो आपके जो हेलोजन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो देखो मैं इधर ये काट रहा हूं, समझे ना? है तो हेलोजन आपका डीजी, लेकिन कैसे काम करेगा हेलोजन आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, ये आपको याद रखना है। तो देखो आपका ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये हेलोजन है। इलेक्ट्रोफाई आया, कहां पर जुड़ सकता है इसके? इलेक्ट्रोफाई कहां पर जुड़ सकता है आपके हेलोजन के? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो देखो ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन क्या है आपकी? पैरा। आपको पता है ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों क्या है? सेम। तो बोलो, तो देखो मैं आपको दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो देखो ध्यान से, आपका जो पहला प्रोडक्ट बना एक्स के मैंने ऑर्थो पे ई लगा दिया, आने वाला इलेक्ट्रोफाई, और एक मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया कि आपके हेलोजन के कहां पर मैंने इलेक्ट्रोफाई लगाया? पैरा पे। ये कहां पर मैंने इलेक्ट्रोफाई लगाया? आपका पैरा पे, ठीक है। आपके पैरा पे लगाया, ठीक है, हेलोजन के पैरा पे, और ये कहां पे लगाया? आपके ऑर्थो पे, ठीक है। तो देखो आपको इतना याद रखना है, एजी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, डीजी क्या है आपके? मेटा डायरेक्टिंग नेचर, और हेलोजन क्या है? एक्सेप्शन, और इनका नेचर क्या है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। देखो ध्यान से, मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको दो रिएक्शन बताया था। पहला आपको मैंने नाइट्रेशन बताया, दूसरा मैंने आपको हेलोजिनेशन बताया। अब देखो थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे सल्फोनेशन। तो देखो आगे, तो देखो सल्फोनेशन का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर आपका हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला, देखो ये वाला हाइड्रोजन है बेंजीन के ऊपर, और आपने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ऐसा हो सकता है उसने H2H2O7 दे रखा हो, इसको हम लिख सकते हैं H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। तो देखो क्या है इसका दूसरा नाम क्या है? ओलियम। तो देखो सल्फोनेशन में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन हटेगा, क्या लगेगा आपका? सल्फोनिक ग्रुप, समझ में आया?
और कौन से रिएजेंट होने चाहिए आपके, ये रिएजेंट होने चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन हटा, सल्फोनिक लगा, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, सल्फोनेशन, क्योंकि देखो सल्फोनिक ग्रुप लग रहा है। अब देखो आगे, अब देखो मैक है। अब देखो मैक समझने से पहले थोड़ा आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखा था। तो देखो हम इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो देखो आपको पता है H2SO4 एक्सिस में लिया है इधर, ठीक है, एक्सिस में लिया है। तो आपको पता है ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो आपका H+ दे सकता है, तो H+ देखो नेगेटिव H+, एलिमिनेशन ऑफ H+। बस आपको भी ध्यान से इधर देखना है, बाद में लिखना है ये सब पीडीएफ से। अगर ये दे रखा तो ये नेगेटिव आया, ये H+ आया। अब देखो ध्यान से आगे, ये मैंने दूसरा इक्विवेलेंट लिया H2SO4, मैंने बोला ये एक्सिस में है, तो देखो क्या करेगा। तो लॉन पे ने अटैक किया H+ पे, ठीक है, तो ये अभी लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। तो देखो यार आगे, अब आपको पता है ये वाटर बन गया, और ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। एक और चीज देखना कि ये वाला स्टेप क्या है, रिवर्सेबल, आप इससे इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो, ठीक है। तो देखो अब वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो मैं इसको निकाल दूं, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया। ये वाला भी स्टेप क्या है आपका, रिवर्सेबल, मैंने ऐसे बनाया नहीं है, समझ जाना, ठीक है। तो देखो आपका ये बन गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन के पास में। तो देखो मैंने आपको एक इधर लिखा हूं स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस बताया था। अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में लॉन पेयर है, तो ये तुरंत देके ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। तो मैंने ये तुमको बताया था, शायद तुमको याद हो, ठीक है। तो देखो इसके पास में लॉन पेयर, ये तुरंत देगा और इसका ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट। तो देखो ये आपका रेजोनेंस है। तो देखो मैंने एरो किसका लगाया, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो देखो इधर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, एक लॉन पेयर भी आएगा, ठीक है। अब देखो वाटर आपका कहां है, वाटर सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन में वाटर है, देखो यहां से जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ था, ये वही वाला वाटर है। तो देखो वाटर क्या करेगा, H+ को ले लेगा, H+ को लेगा, तो प्लस को लेगा, और यहां क्या बचेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या बचा आपका, बोलो SO3। ध्यान से सुनना, SO3 बचा, और वाटर ने क्या ले लिया आपका H+, तो ये क्या बन गया H3O+। यहां तो समझ में आया। और देखो HSO3 नेगेटिव मैंने कहां से लिखा है, ये वाला, ध्यान से सुनना। अब देखो SO3 को डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, और 3 डेल पॉजिटिव। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब समझे, अभी तक हमने जो सल्फोनेशन का प्रोसेस है उसमें आपका रियल अटैकिंग रिएजेंट क्या है, SO3। SO3 मतलब समझते हो आप, ठीक है। तो देखो इधर आपके सल्फर के पास में पार्शियल डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए ये जो सल्फर का सेंटर है वो कैसे काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे मैंने क्या लिखा, बोलो डेल नेगेटिव। सल्फर पे क्या लिखा मैंने, डेल पॉजिटिव। तो इधर भी डेल नेगेटिव, इधर भी डेल नेगेटिव, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 3 डेल पॉजिटिव। तो यहां से समझ में आया, दोबारा से समझाता हूं। एसिड था, एसिड से H+ निकला, ये बना, ये वाला H+ देखो दोबारा से दूसरे इक्विवेलेंट पे जाके अटैक किया, ये इधर लुईस बेस की तरह काम किया, तो इधर आपका वाटर बन गया। और ये वाला स्टेप क्या आपका रिवर्सेबल। तो देखो वाटर क्या आपका अच्छा लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया। ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर आगे काम में आएगा, ध्यान से देखना। अब ये बन गया, इसी स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा से ऊपर लिखा, और मैंने ये भी बताया था ए के ऊपर लॉन पेयर, बी के ऊपर क्या है पॉजिटिव। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस बोला था, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो देखो आगे, तो ऑक्सीजन का लोन पे तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा और सल्फर के ऑक्टेट को क्या कर देगा, कंप्लीट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, साइन। अब देखो जो वाटर था आपका ये वाला, ये आएगा यहां से H+ लेगा, अगर H+ लेगा तो यहाँ नेगेटिव बचेगा, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या बचा आपका, न्यूट्रल। तो देखो इसने H+ लिया, तो ये क्या बन गया
H3O+, यहां से क्या बन गया SO3, और ये कहां से आया, ये वाला। और मैंने ये बता दिया आपका SO3 क्या है, आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बस बाकी प्रोसेस तो देखो सेम है। देखो तो देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कैसे अटैक करेगा, कैसे बिहेव करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इधर अटैक किया और ये वाला बॉन्ड इधर हुआ, तो देखो ध्यान से, तो इधर पॉजिटिव बन गया, और ये वाला भी कंपाउंड क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, और ये क्या बन गया आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि देखो इधर क्या आ रहा है आपका sp3 कार्बन, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजुगेशन। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो एक बार इधर पॉजिटिव आएगा, एक बार इधर पॉजिटिव आएगा, तो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, एक बार इधर पॉजिटिव आएगा। तो देखो मैंने जो डॉट बनाया है, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो आप इसका RH भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये RH और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अपने आप बनाना है। अब देखो आगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, देखो आपका ध्यान से सुनना, ये जो निकला है इधर हमको क्या लिखना पड़ेगा 4, क्योंकि देखो H, ठीक है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो तो ये वाला जो है एसिड का कंजुगेट है, तो एसिड का कंजुगेट क्या होगा आपका बेस। तो देखो ये यहां पर हाइड्रोजन लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ जाएगा। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, आपको पता है सल्फोनिक ग्रुप को आप यहां लगाओ या फिर यहां पर लगाओ, जो मैंने पहले बताया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक में सारी पोजीशन क्या है सेम, क्योंकि कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। तो देखो ये बन गया आपका। अब देखो ये क्या करेगा H3O+ से क्या ले लेगा H+, ठीक है, H+ ले लिया तो ये क्या बन गया आपका सल्फोनिक, और आपका वाटर कैसे बना यहां से H+ लेने के बाद में। और ये वाला स्टेप क्या आपका रिवर्सेबल, ये वाला स्टेप क्या है रिवर्सेबल। देखो कहने का मतलब क्या है, जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में पढ़ा था सेम ही है, ठीक है, बस लास्ट में देखो क्या होता है आपका कि वो H3O+ से क्या लेता है H+, ठीक है। और देखो दूसरी चीज ध्यान से सुनना, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है आपका रिवर्सेबल रिएक्शन। अब देखो आगे, अब सल्फोनेशन रिएक्शन के हम जीकेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीकेबी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, तो देखो आपको पता है सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है रिवर्सेबल, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बहुत जरूरी पॉइंट है। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है आपका रिवर्सेबल, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो चाहो तो आप बेंजीन पे आप सल्फोनिक ग्रुप लगा भी सकते हो, आप चाहो तो उसका डीसल्फोनेशन भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा डीसल्फोनेशन कैसे रिएक्शन होती है। डीसल्फोनेशन का डी का मतलब क्या निकलना, सल्फोनेशन का मतलब क्या है सल्फोनिक ग्रुप। तो आप सल्फोनिक ग्रुप लगा भी सकते हो, डीसल्फोनेशन भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा आगे। अब देखो जनरली आपका क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं मिलता। मतलब कहने का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि देखो अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह अगर उसके आइसोटोप लगा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा क्या, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां क्या समझाया तुमको, जनरली आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन नहीं मिलता, ठीक है। इसके बारे में मैंने क्या बोला कि अगर मैंने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि डी या टी, ठीक है, अगर मैंने लगाया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है क्या, ठीक है, वो हम चेंज करेंगे, वो हम चेक करेंगे। तो वो रीजन क्या है इसके बारे में मैंने बोला है, जनरली आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये नहीं मिलता काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्योंकि देखो CH बॉन्ड आपका टूटता नहीं है, किसमें आपके RDS में, क्योंकि देखो CH बॉन्ड नहीं टूटता तो जो आपका हाइड्रोजन है इसका आइसोटोप इधर आएगा तो वो चेंज कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझे ना मैंने क्या बोला, दोबारा से समझो। देखो ये ऐसे अटैक करता है,
ये आपका कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर रहा है इस पे, ना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। समझे, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूट रहा, ठीक है। तो देखो अगर ये अटैक करेगा, आपको पता है ये पॉजिटिव इधर, ये ऐसा, ये ऐसा बन गया। तो आपको पता है सी और जो एच के बीच का बॉन्ड है वो नहीं टूट रहा। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड टूट रहा है। तो अगर मैंने इधर डी भी लगा दिया ना, चाहे मैंने टी भी लगा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम। जनरली मैंने बोला है, सभी में नहीं, ठीक है। अब देखो, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जो रिवर्सेबल इन नेचर है। रिवर्सेबल का मतलब मैंने अभी बताया, जैसे सल्फोनेशन। तो देखो कुछ रिएक्शन है जो रिवर्सेबल है, जैसे कि सल्फोनेशन या फिर आयोडोनेशन, ठीक है। अब आयोडोनेशन क्या होता है कि मैंने आपको हेलोजिनेशन बताया। हेलोजिनेशन में अगर मैंने आयोडीन लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोडोनेशन, ठीक है। अब देखो सल्फोनेशन और इसमें आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर देखो जनरली मैं अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, तो देखो मैंने इधर हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का आइसोटोप लगाया, उसका हाइड्रोजन का मैंने आइसोटोप तीनों लगा दिए। तो जनरली रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है आपका? सेम। रिएक्शन कांस्टेंट क्या है आपका? सेम। अगर देखो दोनों सेम है तो दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो ऑलमोस्ट क्या आएगा? सेम। लेकिन सल्फोनेशन के लिए और आयोडोनेशन के लिए क्या होता है? रिएक्शन क्या होती है आपका? रिवर्सेबल। तो इसमें आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये आपको याद करना है। तो देखो इसमें जो आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है, हाइड्रोजन का ज्यादा, उसके बाद में डी, उसके बाद में टी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का ज्यादा तो उसका रिएक्शन कांस्टेंट भी क्या होगा? ज्यादा कंपेयर टू डी से। तो मैंने क्या लिखा है? के डी, के एच इज ग्रेटर देन के डी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं के एच अपॉन के डी ग्रेटर देन 1। अगर देखो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकता हूं, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। तो देखो ऑलमोस्ट ये आपके नीट के सिलेबस में तो नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, और एमएस1 में कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे ही है। तो आपको देखो क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट किस में ऑपरेट नहीं होता? हेलोजिनेशन में नहीं होता, नाइट्रेशन में नहीं होता, जो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं। नाइट्रेशन में नहीं होता, हेलोजिनेशन में नहीं होता, ठीक है। और अब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपका किस में ऑपरेट होता है? किस में होता है आपका? सल्फोनेशन में, जो रिवर्सेबल प्रोसेस है, या फिर आयोडोनेशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और इनके क्वेश्चन आपके एमएस1 में आएंगे, वहां से करना है। तो देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने सल्फोनेशन रिएक्शन के मैंने आपको कुछ जीके भी बताए, ठीक है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पे बताया, और मैंने आपको बताया था एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है आपका? रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं डी सल्फोनेशन। डी का मतलब क्या? निकलना। सल्फोनेशन का मतलब क्या है? सल्फोनिक ग्रुप। तो देखो बेंजीन है आपके पास में, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप है। अगर आपने कुछ डाइल्यूट H2SO4 एसिड डाल रखा है, या फिर डाइल्यूट HCl, दोनों एसिड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने गर्म पानी भी डाल रखा है, तो देखो क्या होगा? आपका ये सल्फोनिक ग्रुप निकल जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका H, ठीक है। और ये सल्फोनिक ग्रुप निकल के क्या बना लेगा? H2SO4। ये किससे H प्लस लेगा? आपका इधर जो आपका डाइल्यूट है वाटर से ले लेगा, या फिर आपका एसिड से ले लेगा, ठीक है। समझ में आया ना? डीसल्फोनेशन का मतलब क्या है? कि आपका सल्फोनिक ग्रुप का निकलना, ठीक है। सल्फोनेशन का मतलब क्या था आपका? सल्फोनेशन का मतलब था आपका सल्फोनिक ग्रुप का आपका लगना, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। अब आपको कुछ जरूरी बातें बतानी है। तो देखो यार, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो मेरे से कनेक्ट हो,
ठीक है। हो सकता है डाउट का थोड़ा जवाब थोड़ा टाइम में मिले, थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि देखो वीडियो पे काम कर रहे हैं, ठीक, कई सारी चीजें जो सीख रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें तुम लोग आराम से पढ़ो, लॉकडाउन में रह के आराम से पढ़ो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ो। बाकी आपको क्या करना है कि अपने आप को इंगेज रखो, कोई भी चीज में इंगेज रखो। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर आप शेड्यूल बनाओ अपना, और शेड्यूल बना के उसको आप ऐसे बनाओ कि ताकि आपके लिए वो फिजिबल हो, और अपने आप को अच्छे से इंगेज रखो। हर एक चीज में आपको पता होना चाहिए सुबह कितने बजे जल्दी उठना है, कितने बजे उठ के आपको क्या करना है। आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चे सुबह 10 बजे या 11 बजे जग रहे हैं, वो सही नहीं है। एक शेड्यूल बना के अच्छे से प्रॉपर तैयारी करो। आपके साथ में फैकल्टी हैं, सभी लोग हैं, आप चाहो जब आप डाउट भेज सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी है आपके पास में। तो पढ़ो यार अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। हो सकता है जितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ो। चलो इतना ही बोलेंगे।